जय हिंद दोस्तों, आपको पहले ही सूचित कर दी गई थी कि आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये ग्लैंड्स होता क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं बता दूं कि मानो कि जितने भी शरीर के अंग होते हैं उसमें ग्रंथियों को होना बहुत ज़रूरी होता है। ये थैली न्यूमर रचना होता है। जिस प्रकार से आप लोग थैली में, हम लोग मार्केट से आलू प्याज एक थैला में लेकर आते हैं, तो सेम कंसेप्ट लागू होता है हम लोग के शरीर के अंदर ग्रंथि से होता है। ग्रंथि एक प्रकार का थैली न्यूमर रचना होता है। वहाँ पे हार्मोन और एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। इन दोनों का पता क्या है, मस्तिष्क संबंधित यानी तंत्रिका तंत्र संबंधित बहुत सारे काम को किए जाते हैं। कुछ एंजाइम का स्रावित करते हैं तो कुछ हार्मोन का स्रावित करते हैं। यानी कि ग्रंथि का काम यही है, हार्मोन और एंजाइम का बहाव करना। हार्मोन एंजाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके बॉडी को बहुत सारे वर्क करना होता है, वहाँ पे हार्मोन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक आपके भोजन के पाचन से लेके उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा भूमिका होता है। मैं बात करूं एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जबकि हार्मोन का काम अन्य प्रक्रियाओं को बॉडी पार्ट को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सभी टॉपिक समझेंगे, बहुत वीडियो समझेंगे, लेकिन अभी बात हम सिर्फ करेंगे कि बेसिक क्लास यहाँ पे है, पार्ट 1 वीडियो आपका है। यहाँ पे आपको क्या क्या होता है और सबका काम अलग अलग हम लोग वीडियो के पार्ट को मिलता रहेगा आपको। तो आज हम लोग बात करेंगे, टॉपिक है ग्रंथि ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। पहला मिलेगा बहिस्रावी ग्लैंड्स। क्या मिलेंगे? बहिस्रावी ग्लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। जब उसका मिलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या मिलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि होगा, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। जब तीसरा मिलेगा मिक्सड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि, यानी कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करता है। अब तीनों के कंसेप्ट को समझेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें सारा बहाव होगा एंजाइम का, यानी क्या स्रावित होगा, तो एंजाइम का। जबकि अंतःस्रावी में, एंडोक्राइन में हार्मोन का स्रावित होता है। और हमें क्या होगा? तीनों यानी दोनों होगा, क्या होगा? एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित होगा। एंजाइम के बहाव के लिए विशेष प्रकार का नलिका होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का नलिका होता है। एग्जाम्पल तो समझिएगा, आप मिठाई या गुपचुप देख मुंह में पानी आता है, तो क्या उसमें ब्लड होता है? क्या नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ना ब्लड आता है, यानी कि इसके लिए एंजाइम को, यानी कि मुंह में पानी आना, यानी कि लार आना, ये एक विशेष प्रकार का रास्ता होता है। जबकि हार्मोन में ऐसा नहीं होता है। हार्मोन में जो ब्लड जिनको प्रवाहित होता है, उसी के रास्ते से हार्मोन का स्रावित होना होता है। इसके मार्ग निश्चित होते हैं कि यहाँ जीभ पर सलाइवा बहेगा तो सलाइवे का स्रावित होगा, यहाँ पे हार्मोन नहीं आएगा। और इसके लिए कोई निश्चित रास्ते नहीं है। इसको जो भी काम करना अपना होगा, एक अंग से दूसरे अंग जाना होगा, तो वहाँ पे भूमिका क्या रहेगा? ब्लड का। ब्लड के रास्ते से ही आवाज़ करेगा। और यहाँ पे रक्त का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ना इसमें ब्लड का स्रावित होता है, ना ब्लड के रास्ते में इकोनो बीच में आता है। ये सब एंजाइम नहीं आता है ब्लड के रास्ते से, जबकि पूरा काम रक्त के माध्यम से होता है। और एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि जब हार्मोन स्रावित होते हैं तो ब्लड माने किसके साथ बहाव होते हैं, यानी कि प्रोटीन प्लाज्मा साथ क्या होते हैं? बहाव होते हैं। सवाल पूछा गया सवाल है। अब बात करेंगे मिश्रित के बारे में। ये जब ये दोनों काम करते हैं, दोनों प्रक्रिया से में होगा, तो इसका एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन का, तब होगा सीवेसियस, यानी तैलीय। यानी आपको नाक पर वो जब सुबह उठते हैं तो नाक पर अजीब तेल टाइप का आपको फीलिंग होता है, आपको लगता है नाकवा पे, तो तैलीय होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीबस, सीबम बोलते हैं। एक दूसरा मिलेगा यकृत। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। जबकि और मिलेगा लार ग्रंथि, सलाइवा, यानी कि फिर मिलेगा स्वेद ग्रंथि मिलेंगे।
जबकि इसके बाद बोले हम यहाँ से ये हाइपो, लगभग इसमें 11 ग्रंथि आते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पैराइट ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको जानने को मिलेगा। जबकि इसमें होगा अग्नाशय, कहा जाएगा अग्नाशय। तो ये आपको बेसिक बातें हैं। अब कुछ यहाँ पे देखिए, हम लोग 11th क्लास और 10th क्लास के दृष्टिकोण से हम ये प्लानिंग किए थे कि चलेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण में 10th क्लास को भी हेल्प मिल जाए, और आप लोग पहले से भी पढ़ भी चुके हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक के आधार पर और बिजोड़ कंसेप्ट 11th के आधार पर भी हम इस टॉपिक को बनाने का प्रयास किए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे, इसका मेन टॉपिक आपको हम ले चलेंगे अंतःस्रावी। पहले पढ़ेंगे अंतःस्रावी पढ़ेंगे, उसके बाद बहिःस्रावी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ पर कि अंतःस्रावी का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। जबकि एक नया अध्ययन का हो रहा है, नया चीज़ का विकास हो रहा है एंडोक्राइन में, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से बहुत संबंधित रहता है, बहुत घनिष्ठ संबंध इसके साथ है। तो एक नई शाखा इसका बन रहा है, अभी फ्यूचर में भी इस पर काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, फ्यूचर में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। गौर कीजिएगा, एक नई शाखा बन रहा है, अभी काम बाकी है अभी, तो इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। जबकि इसके जनक की बात करें, किसके? एंडोक्राइनोलॉजी का जनक की बात बोले हम थॉमस एडिसन। तो आपको यहाँ से तकले टॉपिक समझ में आ गया। फिर से जान लीजिए कि 3 भागों में बांटा गया है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्सड। इसमें एंजाइम होता है, एक्सो में नलिका होता है, निश्चित मार्ग होता है, रक्त से कोई मतलब नहीं है। जबकि एंडोक्राइन में क्या होगा? हार्मोन साइट होता है, नलिका नहीं होता है, निश्चित मार्ग नहीं होता है, ये ब्लड के रास्ते से साइट होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ग्रंथि मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल आप मिल चुका है, यहाँ पे है यह कि लार्ज सलाइवा, ये सब आपके सामने यहाँ पर है। इसकी जो अध्ययन होता है एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। एक नया शाखा बन रहा है, किसके कारण? तंत्रिका तंत्र के घनिष्ठ मित्रता कारण, यानी घनिष्ठ संबंध होने के कारण न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का विकास हो रहा है। जबकि इसके जनक की बात बोले थॉमस एडिसन। और ये रहा आपका बेसिक क्लास, कंसेप्ट बिजोड़ है। धीरे धीरे हम लोग प्रत्येक टॉपिक पर समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए जय हिंद।